Hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So basically it's our lecture number 6 of our topic analytic functions and CR equations, in which I am providing you proper notes, question practice so that you can score good in GATE and NET exams. Basically myself Ayush Gupta, I am gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So let's start today's lecture. So today we are going to solve the PYQs of NET and GATE exams. Basically I am trying to cover your 2003 to 2025 PYQs of these exams. Okay, so now let's see the question number 1. This question is came in 2016 at exam. In this question it is saying that let f be an analytic function, then which of the following statements are true? Which means हमें यहाँ पे given है, let me write it, that f we have, it is a analytic function. Okay, which means I can say that it is analytic, which means actually it is a entire function over C. It is a entire function. So it is given that f is an entire function. Now it is saying in the question that f is a constant, and here also f is constant. F is constant means we want the condition for f is constant. तो हमने क्या देखा है, हमने previous lectures में पढ़ा था कि जब कभी भी हमारे पास f entire हो जाए प्लस अगर हमारे पास f बाउंडेड हो जाता है, मीन्स अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि इंटायर है और बाउंडेड है, देन वी कैन से दैट आवर f इज अ कांस्टेंट फंक्शन. मीन्स ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि अगर मेरे पास एक इंटायर फंक्शन प्लस बाउंडेड फंक्शन आ जाता है, देन वी कैन से दैट f इज अ कांस्टेंट. सो नाउ लेट्स सी हियर, क्या हमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? बिकॉज इंटायर तो हमें गिवन है, बट क्या यहाँ पे f हमारे पास बाउंडेड होगा? नाउ लेट्स सी. सबसे पहले हम देखते हैं अपना सेकंड फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है f इज कांस्टेंट इफ द रियल पार्ट ऑफ f इज बाउंडेड. इट इज ट्रू, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ, लेट सपोज कि मुझे यहाँ पे डी ऑप्शन की मैं बात करता हूँ, इसमें लेट सपोज मेरे पास f है u प्लस आयोटा v, और अगर इसका रियल पार्ट यानी कि u हमारे पास बाउंडेड है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि इफ u इज बाउंडेड विच इज इंप्लाइज दैट द होल f ऑफ z is basically bounded, and since f is bounded and f is entire also, which implies that f is constant. So it means option number D is correct. Now let's see the option number C here. चलिए ऑप्शन नंबर सी अगर मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास कह रहा है कि f is constant if f is bounded by this set. और इस सेट में हमें एक ऐसा सेट गिवन है जिसमें रियल पार्ट ऑफ z जो हमारे पास है, इट इज एक्चुअली इक्वल और लेस देन 0 होना चाहिए. यानी कि अगर मैं एक ऐसा सेट बनाऊं जिसमें ऐसे z आएंगे, z belongs to C such that the real part of z is actually less than or equals to 0. अगर हम ऐसे z का कलेक्शन बनाते हैं और f is bounded on this set, और f हमारे पास इस सेट पर बाउंडेड, लेट सपोज इस सेट को मैंने नाम दे दिया s, तो क्या हमारे पास जो फंक्शन होगा क्या वो बाउंडेड होगा? हमें कहा जा रहा है कि f is bounded on this set s. क्या ये कंडीशन हमारे लिए सफिशिएंट है कि मैं इससे ये बोल सकता हूँ कि f is constant? Is it true? Now let's see. Let me erase this part. Okay. तो क्या मैं इससे अप्लाई कर सकता हूँ कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो भी कांस्टेंट फंक्शन होगा? We have to see this. Okay. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है रियल पार्ट ऑफ z. इसका मतलब कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने फंक्शन कुछ सपोज कर लिया. सपोज मेरे पास एक फंक्शन है f of z is equals to e power z, and e power z is a entire function, so I can take this. अगर मैंने इसको सॉल्व किया, so it becomes e power x plus iota y, which is e power x into e power iota y, और बिकॉज मुझे बाउंडेड के लिए देखना है तो मैं इसका मॉडुलस वैल्यू कंसीडर कर लेता हूँ, which means it is like this, and modulus value of iota becomes 1, so we will get only e power x here. और अगर मैं यहाँ पे e power x का ग्राफ देखूं तो ये कुछ इस तरह से होगा, इट्स लाइक दिस. और यहाँ पे जो x की कंडीशन है, we will see the condition of x. जो भी हमें x गिवन है वो क्या था? बेसिकली x is the real part of z. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ this condition is saying that x is equal or less than 1. तो जब कभी भी x हमारे पास नेगेटिव होगा, यानी कि जब कभी x हमारे पास इस तरफ जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन जाएगा, तो उस केस में हमें फंक्शनल वैल्यू क्या मिल रही है? इट गोज टू 0. बेसिकली व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, देन आवर फंक्शन गोज टू 0, यानी कि
यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास 0 पर टेंड करेगी एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी बिकॉज x इज इक्वल लेस देन 0. सो दिस एम्प्लाइज दैट कि जो हमारे पास मॉडुलस वैल्यू ऑफ f ऑफ x है वो बेसिकली किसी नंबर पर टेंड कर रही है. So definitely it will be equal less than k, where k is equal greater than 0 for any k. So which implies that yes, our function f of z is basically a constant function here. Okay, so let me erase this part. Yeah, so we can say that the function f of z is basically constant in this case. Clear? So the third option is also correct. Now let me erase this part. Okay, yes. So now let's see the option number second. ऑप्शन नंबर सेकंड में हमसे क्या बोल रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारे पास गिवन है कि f इज कांस्टेंट, f कांस्टेंट होगा इफ f हैज अनकाउंटेबली मेनी जीरोस. यानी कि अगर मैं ये बोलता हूं कि मैंने एक सेट लिया और उस सेट में ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं सच दैट कि उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जैसे ही मैंने f में रखा तो वो मुझे जीरो दे देगा. यानी कि वो सभी जो z हैं वो f के लिए जीरोस का काम कर रहे हैं और ये जो सेट है ये एक तरह से अनकाउंटेबल है. इफ इट इज अनकाउंटेबल सो क्लियरली यानी कि मैं इनपुट में कुछ भी रखता हूं हमें हमेशा ही जीरो मिलता है, विच एम्प्लाइज दैट बाय आइडेंटिटी थ्योरम f तो हमारे पास आइडेंटिकली जीरो हो गया. सो बिकॉज इट इज जीरो एंड जीरो इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सो यस दिस वैल्यू इज आल्सो करेक्ट, which means option number B is also true by identity theorem. And then हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है? लेट्स सी द ऑप्शन नंबर ए ऑल्सो. ऑप्शन नंबर ए में हमसे क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में हमसे कह रहा है कि f is constant, f constant होगा if the range of f is contained in a straight line. Okay, so actually यहाँ पर f क्या था हमारे पास? f एक फंक्शन है c से c पर, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर पर हमारे पास एक फंक्शन था एंड रेंज ऑफ f की बात की जा रही है. यानी कि जो रेंज ऑफ f है ये एक्चुअली कंटेन होता है किसी स्ट्रेट लाइन में. नाउ व्हाट इज दिस मीनिंग? तो इसका मतलब ये है, लेट्स सपोज कि हम इसको ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले इट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन थी, इट इज लाइक दिस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हीं पॉइंट्स की वैल्यूज को हमारा रेंज ऑफ एफ कंसीडर करता है. मींस जो रेंज ऑफ एफ है वो इन्हीं पॉइंट से मिलकर बन रहा है. दिस रेंज ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन दिस स्ट्रेट लाइन. सो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि जो हमारा रेंज ऑफ एफ है क्या वो सभी वैल्यूज को कंसीडर करेगा स्ट्रेट लाइन के? नो, इट इज अ बेसिकली सबसेट. ये कुछ वैल्यूज को कंसीडर करेगा और कुछ वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेगा. तो इस तरह से जितने भी पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ एफ को बना रहे हैं. तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सो बेसिकली वी कैन कंक्लूड हियर दैट जो हमारे पास रेंज ऑफ एफ है अगर वो स्ट्रेट लाइन के अंदर कंटेन होता है यानी कि वो कुछ फाइनाइट वैल्यूज ही ले रहा है, it will not containing basically infinite values. So from here we can say that कि जो हमारे पास f होगा वो एक तरह से बाउंडेड हो जाएगा. And from here we can say that if it is bounded and entire, which means it is a constant. So yes, this value is also correct, which means all options are correct in this question. Okay. So now let's solve this question. This question has been asked in 2019 at exam, and in this question it is given that consider the set f. f हमारे पास एक सेट है जिसमें ऐसे कलेक्शंस आ रहे हैं f के such that f is entire function and this property satisfies. Okay, so हमें यहाँ पे given है, let me write it. हमें given है कि modulus value of f dash z is equal or less than f of z. It is given to me. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मैं इसको लिख सकता हूँ mod of f dash upon f is equal less than 1. और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये तो हमें ये बता रहा है बिकॉज ये किसी एक पर्टिकुलर नंबर से छोटा है, विच एम्प्लाइज दैट एफ डैश अपॉन एफ इज बेसिकली बाउंडेड. एंड हमें गिवन क्या था? हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एफ हमारे पास एक इंटायर फंक्शन है. तो अगर हम इसको यूज करें यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ सिंस बेसिकली एफ इज इंटायर विच एम्प्लाइज दैट f dash is also
entire, because f is an entire then definitely f dash भी हमारे पास entire होगा, और क्योंकि f और f dash entire हैं so definitely f dash upon f is also entire। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया f dash upon f is bounded and f dash upon f is entire, so these two statements implies that, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, which implies that f dash upon f is basically a constant value। Since it is a constant, so I can write here, which implies that f dash upon f will be equal to some constant value, let's suppose c। तो यहाँ से मुझे मिल गया f dash is equals to c times f। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, we will get f is equals to, it is actually c times, okay let me solve this again, no okay, so यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, अगर मैं ऑप्शंस को देखूँ, चलिए ऑप्शंस को हम लोग करते हुए चलते हैं। ऑप्शन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमें f सेट के बारे में बताना है, दैट f इज अ फाइनाइट सेट, f इज एन इनफाइनाइट सेट, या फिर f के अंदर हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। ओके सो नाउ लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर हम इसको देखें तो हम इसको लिख सकते हैं लाइक इट इज एक्चुअली d by dz ऑफ द फंक्शन f एंड इट इज इक्वल्स टू c टाइम्स f। तो ये तो हमारे पास एक ओडी तरह बन गया, तो मैं इसको एज अ ओडी सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको ओडी की तरह सॉल्व करूँ सो इट कैन बी रिटन एज, actually it is d by dz, it is actually you can say okay, so because it is a constant value, okay basically हम इसको यहीं से सॉल्व कर सकते थे, इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, इसे हम लोग वेरिएबल से वेरिएबल के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे फ्रॉम हियर अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास log f is equals to c times any constant, let's suppose it is z plus constant, उस constant को भी मैं log में ले लेता हूँ, let's suppose it is log beta। so from here what we get, log को एक साइड ले लेते हैं, so it becomes log of f upon beta is equals to c times z, so which implies that f is equals to beta times e power cz, where beta belongs to any complex number। नाउ व्हाट अबाउट दिस c, इस c के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, क्या c हमारे पास पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से आएगा। सो लेट मी सी, अगर मैं देखूं तो c कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो फ्रॉम हियर अगर मैं यहां देखूं तो जैसे ही मैंने इसमें अपने मॉडुलस वैल्यू को लगाया तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल्स टू मॉड c, यानी कि और ये वैल्यू हमेशा इक्वल लेस देन 1 होती है, यानी कि c की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, इट इज इक्वल लेस देन 1। तो c तो हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट है, तो अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो ऑप्शंस में c की जगह पे अल्फा लिखा हुआ है दिस सेम, एंड अल्फा इज इक्वल्स और लेस देन 1, व्हिच मींस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोल रहा था कि अल्फा हमारे पास पूरे पूरे c से आ रहा है, इट इज इनकरेक्ट। एंड अब हम अगर ऐसे देखें कि हमारे पास जो f बनेगा, लेट मी राइट हियर कि इस तरह से जो हमारे पास f बना वो क्या बन गया, इसमें बीटा टाइम्स e पावर सी जेड आ रहा है, सच दैट बीटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड c इज इक्वल लेस देन 1। तो यहाँ जो बीटा है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहा है, यानी कि मैं यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लिख सकता हूँ बीटा को चेंज कर करके। तो इस वजह से जो हमारा f बन गया, it is actually an infinite set, so it is correct and it is incorrect। so the correct options in this question are b and d are my correct answer in this question। okay, so now let's see the question number 3। this question has been asked in 2023 net exam, and basically in this question it is saying that let f such that c to c be a real differentiable function, define u and v like this कि u हमारे पास रियल पार्ट है, v हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। let del u is basically a gradient of u, it is defined like this, then which of the following are necessarily true। okay, सबसे पहले देखिए हमें क्या गिवन है, हमसे कह रहा है कि f be a real differentiable function, यानी कि f हमारे पास एक्चुअली क्या है, मैं इसको लिख देता हूं, जो भी हमारे पास यहाँ पे f है इट इज एक्चुअली एनालिटिक फंक्शन। ओके देन अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो f को मैं क्या लिख सकता हूँ, f को मैं लिख सकता हूँ u प्लस आयोटा v की तरह, और यहाँ पर हमारे पास u क्या है, इट इज अ रियल पार्ट ऑफ f एंड v इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ f, इट इज क्लियर फ्रॉम हियर। देन
what can we do here? Let me see. फिर हमसे ये बोला जा रहा है, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? फॉर C1 C2 इन C the level curves u and v are orthogonal whether they intersect. मीन्स हमें ये बताना है कि वो ऑर्थोगोनल होंगे कि नहीं. सो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल लेवल कर्व्स. मैं कब बोलूंगा कि दो लेवल कर्व्स हमारे पास ऑर्थोगोनल है? लेट्स सपोज कि u इज इक्वल्स टू C1 एंड v इज इक्वल्स टू C2. ये हमारे पास दो लेवल कर्व्स थे. सो दे विल बी ऑर्थोगोनल if the gradient of u dot product with gradient of v is equals to 0. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है then we will say that u and v are orthogonal. क्लियर? तो हम लोग इस कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे. अब अगर मैं अपने फंक्शन को देखूँ, फंक्शन हमारे पास क्या है? फंक्शन एनालिटिक होता है. मींस इट इज गिवन दैट इट इज अ एनालिटिक फंक्शन. सो लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे, अच्छा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो u और v हमारे पास कैसे डिफाइंड है? इट इज R2 to R. मींस पूरे पूरे R में हमारे पास u डिफाइंड है. लेट्स सपोज मैं इसको कुछ मान लेता हूँ. मैंने अपने फंक्शन को मान लिया f of z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा x. यानी कि जो हमारे पास u था उसको मैंने x मान लिया एंड v को भी मैंने x मान लिया. ओके, सो फ्रॉम हियर अगर मैंने ग्रेडियंट ऑफ u निकाला तो ये क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ u is basically defined as partial derivative of u with respect to x and partial derivative of u with respect to y. तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? इट इज एक्चुअली 1,0. और अगर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ v निकालता हूँ तो ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1 एंड 0. तो अगर मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट किया विच मीन्स del u del v इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 1,0 डॉट प्रोडक्ट विथ 1,0. तो जैसे हम लोग वेक्टर में करते हैं सीधे वैसे ही मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट कंपोनेंट का फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन विच मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 देन प्लस सेकंड कंपोनेंट का सेकंड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन. So from here we get 0 multiplied by 0. So it is 1. And clearly it is not equals to 0. क्योंकि हमें 0 चाहिए होता है. So which implies that कि यहाँ पर u and v are not orthogonal. Clear? So from here option number 1 is incorrect. ऑप्शन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है कि ये जो इनका डॉट प्रोडक्ट होता है इट्स 0 एट एवरी पॉइंट. इट इज इनकरेक्ट. हर पॉइंट पर तो 0 नहीं है, हमने देख लिया, इट इज नॉन जीरो. फिर क्वेश्चन नंबर, now let's see the option number C. So let me erase this part. Okay. So option number C में हमसे क्या बोल रहा है? C. It is given that in option number C that if f is an entire function, यानी कि let's suppose मैंने f को कोई entire function मान लिया कि f of z is equals to z and it is a entire function. क्यों entire function है? Because हम we know that कि अगर मैं यहाँ पर del f del z बार निकालता हूँ तो ये वैल्यू 0 आती है which implies that f is a entire. Okay. Now let's read the question. Then del u dot del v is equals to 0. क्या इस केस में हमें 0 मिलेगा? Let's see. z को हम क्या लिख सकते हैं? z को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x प्लस आयोटा y. तो u की वैल्यू हमारे पास हो गई x और इसलिए अगर मैं यहाँ पर del u निकालूं तो वो हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y 1,0 और v की वैल्यू हमारे पास है y. तो अगर मैं यहाँ पर del v निकालता हूँ सो दिस बिकम्स एक्चुअली partial derivative with respect to x 0 and y it is 1. So from here if I calculated del u del v, so it is 1,0 into 0,1. So from here it is 0 plus 0. Yes, it is a 0. So this statement is true, which means option number 3 is correct. What about option number 4? So let me solve, erase this part. Okay. So now let's see. Option number D में हमसे क्या बोल रहा है? इसमें कह रहा है कि if the dot product is equals to 0 at every point, then f is an entire function. क्या ये ट्रू होगा? इट इज वेरी इजी. तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं. लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर क्या करना है, मुझे del u डॉट del v इज इक्वल्स टू 0 गिवन है और मुझे प्रूफ करना है कि क्या हमारे पास जो फंक्शन होगा वो एक एंटायर फंक्शन होगा. सो वी हैव टू सी. लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर f को क्या कंसीडर किया. लेट्स सपोज मैंने f को कंसीडर कर लिया z बार.
इफ आई हैव कंसीडर z बार, तो z बार की वैल्यू क्या होती है, इट इज x माइनस आयोटा y. सो फ्रॉम हियर u की वैल्यू हो गई x, सो डेल u की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज 1,0 एंड v की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास माइनस 5. सो डेल v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इट इज 0, माइनस 1. सो फ्रॉम हियर डेल u डॉट डेल v की वैल्यू क्या होती है, इट बिकम्स 1 into 0 which means 0 plus then 0 into minus 1 again 0, so it is going to be 0. यानी कि प्रोडक्ट तो हमारे पास 0 आ रहा है, बट क्या जो फंक्शन था वो फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है, मीन्स इट इज नॉट एंटायर फंक्शन. व्हाई इट इज नॉट एंटायर, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर इसको कॉशिक कंडीशन से चेक करूँ तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली दिस बिकम्स डेल एफ ओवर डेल जेड बार. अगर मैं निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू तो 1 आ रही है, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो विच इम्प्लाइज दैट इट इज not entire, it is not analytic. Clear? So from this case we can discard this part, so option number 4 is incorrect. So the correct option in this case will be C is our right answer in this question. Okay, so now let's solve this fourth question. This question has been asked in 2013 net exam, and in this question it is given that let fz be an entire function on C, which of the following statements are true. Okay, so now let's see. हमें यहाँ पर f of z क्या गिवन है, इट इज अ एंटायर फंक्शन. सो क्योंकि यहाँ पे एंटायर फंक्शन गिवन है तो मैं चूज कर सकता हूँ यहाँ पे f को, लेट सपोज z मैंने चूज कर लिया बिकॉज z इज अ एंटायर. ओके, सो नाउ लेट्स सी ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, अगर मैं f ऑफ z बार निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम z बार एंड z बार इज नॉट एंटायर. अभी हमने देखा था, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पर डेल एफ डेल z बार निकालूंगा सो इट इज इक्वल्स टू 1, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, which implies that it is not entire. ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें, which means ऑप्शन नंबर 1 is incorrect. Okay, now let's see ऑप्शन नंबर बी. इसमें हमसे कह रहा है कि f of z का होल बार, so this becomes like z whole bar, it is z bar, again it is incorrect, it is not analytic. Now what about ऑप्शन नंबर c? ऑप्शन नंबर c में हमसे बोल रहा है कि अगर मैं f of z बार का होल बार ले लूं, so this becomes like z बार एंड अपॉन बार, सो बार से बार कैंसिल आउट हो जाता है, इट मींस z. सो यस, ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये हमारे पास एंटायर हो सकता है. लेट्स सी द ऑप्शन नंबर डी आल्सो. ऑप्शन नंबर डी में हमसे कह रहा है कि z f ऑफ z बार प्लस f ऑफ z बार, सो दिस बिकम्स z बार प्लस z बार, सो इट इज 2z बार. तो अगर मैं यहाँ पर इसको चेक करूँ डेल f और डेल z बार से, सो इट बिकम्स 2 which is non zero, so it is also not entire. So clearly, because fourth option is also incorrect, so third option is our correct. So the correct option is C in this question. Okay, so now let's solve this question. This question has been asked in 2022 in net exam, and in this question it is given that let f of z be non-constant entire function. Okay, so मैं इसको लिख लेता हूँ. सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो भी हमारे पास f है, it is non-constant प्लस एंटायर. ये दो कंडीशन हमारे पास गिवन है. देन z is equals to x plus iota y, let u v denote its real and imaginary part respectively, then which of the following statement is false. हमें यहाँ पे ट्रू नहीं बताना, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. ओके, सो नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट नंबर 1, मींस ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं सबसे पहले. ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या गिवन है, इट इज गिवन टू मी ux is equals to vy and uy is equals to minus vx. अच्छा, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि f क्या होगा, f इज अ एंटायर फंक्शन, यानी कि वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. व्हाट इज CR इक्वेशन? CR इक्वेशन होता है अगर मैं u को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करूं पार्शियली, सो इट इज vy एंड uy इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ vx. ये होते हैं हमारे पास CR इक्वेशंस. नाउ लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर देखूं, so it is given to me ux is here and vy is here, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में ux is equals to vy हमें गिवन है. yes, it is correct. in the second option uy is equals to minus, it is also correct. यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, बट हमें क्या चाहिए, फॉल्स, यानी कि इट इज नॉट सेलेक्टेड. व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर बी? ऑप्शन नंबर बी में अगर मैं देखता हूँ तो इसमें गिवन है ux is equals to uy is equals to vx.
सो यू वाई हमारे पास माइनस वी एक्स के बराबर होता है, विच मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, और क्योंकि मुझे फॉल्स ही चाहिए विच मीन्स दिस इज सिलेक्टेड। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी? ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। इसमें हमें गिवन है मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ डैश जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। क्या ये होगा? चलिए इसको निकालते हैं पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड विच मीन्स डेरिवेटिव ऑफ जेड? सो डेरिवेटिव ऑफ जेड होता क्या है? डेरिवेटिव ऑफ जेड मीन्स कि u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन प्लस आयोटा v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था। तो अगर मैं इसकी मॉडुलस वैल्यू लूँ और इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली दिस बिकम्स यू एक्स रियल पार्ट स्क्वायर प्लस वी एक्स यानी कि इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली ट्रू। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ट्रू हो जाएगा, विच मीन्स इट इज करेक्ट। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर डी? सो अगर मैं ऑप्शन नंबर डी में देखूँ तो ऑप्शन नंबर डी में हमसे क्या बोल रहा है कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ डैश जेड, अगर मैं सी से ही देखता हूँ तो यहाँ पर u को y के रेस्पेक्ट में डेरिवेट किया जा रहा है। अगर मैंने यू एक्स की वैल्यू रख दी, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यू एक्स। ओके, सो अगर मैंने यू एक्स और वी एक्स दोनों की वैल्यू रखी अपने सी आर इक्वेशंस के थ्रू, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? देखिए, यू एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूँ, तो यू एक्स की वैल्यू रखने पर मुझे मिल जाएगा इट इज वी वाई स्क्वायर। और जैसे ही मैंने यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू रखी फ्रॉम हियर, तो वी एक्स की वैल्यू रखने पर ये हो जाएगा मेरे पास यू वाई स्क्वायर, विच मीन्स यू वाई स्क्वायर एंड वी वाई स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर डी, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन आर बी, सॉरी वेट स्टूडेंट्स, इसमें एक्चुअली मुझे क्या चाहिए? मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए थे, और बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, फोर्थ इज ऑल्सो ट्रू, सो द फॉल्स स्टेटमेंट इज ओनली बी, यानी कि ये तो डिस्कार्ड हो गए। करेक्ट ऑप्शन इज बी इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो आज के लिए इतना ही, और भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। बेसिकली आई एम गोइंग टू कवर योर 2003 to 2025 PYQs. Okay, thank you.